नमस्कार प्रोस। तो हमने देख लिया था अभी तक फर्स्ट लेक्चर के अंदर 1885 तक हमने सारा कुछ कवर कर लिया था फ्रीडम मूवमेंट में। अब उसके आगे चलते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के बारे में। फिर हम जब गांधी जी पिक्चर में आ जाएंगे, फिर 3 में डिवाइड होता है हमारा, एक एनसीएम, सीडीएम और क्यूआईएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा फ्रीडम मूवमेंट का डिस्कशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन। तो हम जान लेते हैं हल्का सा इंट्रोडक्शन कि आईएनसी फॉर्मेशन हुई थी 1885 एडी में बाय एओ ह्यूम, मुंबई के अंदर। यहीं से हमारी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है पूरी इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था आना। ये तो आप अगर इंडिया लेवल पे पढ़ोगे तब भी अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर जो एमपी से के जो स्पेसिफिक है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसके अंदर जो एमपी के लीडर थे, बाबूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, अब्दुल अजीज, इन्होंने पार्ट लिया था। फर्स्ट सेशन में हमारी तरफ से कोई भी नहीं गया था। सेकंड सेशन में हमारे यहाँ से ये लोग मिले थे। अब देखिए, इसमें आप ट्रिक बना सकते हो। कैसे? गांधी जी को पिक्चर कर लीजिए। गांधी जी को हम लोग बापू बोलते थे, दादाजी की उम्र के थे और वो चश्मा लगाते थे, और चश्मा गंगाधर भी लगाता था। ठीक है, तो गंगाधर चिटनिस, अब्दुल अजीज, ये आप याद कर लेना। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस में पहली कॉन्फ्रेंस थी ये। याद रखना, 7th कॉन्फ्रेंस है, ओवर ऑल इंडिया की सेंट्रल प्रोविंस में पहली कॉन्फ्रेंस है। 1891 में हुई थी नागपुर के अंदर। अब 1891 एडी याद करने का तरीका ये भी हो सकता है, जैसे 1885 में फर्स्ट हुई, +7 1891 आ गया। ठीक है, तो ये आप प्रेसिडेंट भी याद कर लेना। जो सेकंड सेशन के दादा भाई नौरोजी थे, कोलकाता में हुई थी 1886 एडी में। ये तो पता लगा ही लोगे सेकंड सेशन है। तो ऑर्गेनाइज किसने की थी 7th कॉन्फ्रेंस? ये थे दादा साहब खपरडे। ये इनका फोटो है, ये हमारे दादा किनखेड़े हैं। अब कुछ पब्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो इस टाइम आई थी हमारी। ये थी पब्लिकेशन जैसे सुबोध सिंधु, एक खंडवा में स्टार्ट हुई थी, और जबलपुर टाइम्स जबलपुर में हुई थी। ये लोग बात करते थे कि ब्रिटिश पॉलिसी कितनी बेकार है और नेशनलिस्ट को प्रमोट कर किया करते थे। तो ये सारे काम ये क्या करते थे। और एक और थी कर्मवीर, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर भी ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया करते थे और नेशनलिज्म को प्रमोट किया करते थे। अब हम जानते हैं हरि सिंह गौड़ के बारे में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था 1900 के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पार्ट लिया था और उन्होंने डिमांड रेज की थी कि जो डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अलग कर दिया जाए। जितने न्यू डिपार्टमेंट बन रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको अलग करो। जैसे हम बोलते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करो, वैसे इनका भी कुछ ऐसे ही मानना था, ऐसी कुछ इनकी डिमांड थी। और उन्होंने अपोज किया था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को 1904 में, और इन्होंने अपोज किया था आईपीसी में जो सीवियर पनिशमेंट दी जाती है। उन्होंने कहा था कि जो पनिशमेंट है बहुत ज़्यादा हार्श है, आपने वो कम कीजिए। और उनके एफर्ट थे जिन्होंने जो एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स थी उनको बढ़ा दिया गया 12 से 13 साल तक 1925 के अंदर। तो इनकी कुछ मेन चीज़ें हैं। पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, और इन्होंने पार्ट लिया था लाहौर कांग्रेस सेशन में, तो वो भी आ सकता है। इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। ये आपका 5 मार्कर के अराउंड आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्कर में भी आ सकता है। फिर हम बात करेंगे जबलपुर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस थी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बोला जाता है इस कॉन्फ्रेंस को कि अब इनिशिएट जो हुआ था हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू स्टार्ट हुई थी एमपी के अंदर। हेल्ड हुई थी 1906 के अंदर, और इसको ऑर्गेनाइज किया था गंगाधर चिटनिस ने। अब पार्टिसिपेंट वही होंगे बाबूराव, खिंचड़े, अब्दुल अजीज और गोपाल हरिबिड़े। इसमें एक चीज़ और है कि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई थी 1907 में। आपको याद होगा 1905 तक आते आते जो मॉडरेट्स थे उनका जो प्रभाव था ख़त्म हो गया था। यहाँ से हमारे एक्सट्रीमिस्ट काफ़ी बढ़ गए थे और रेवोल्यूशनरी काफ़ी बढ़ गए थे। तो इसके अराउंड 1907 के आसपास यहाँ भी एक पार्टी बना दी गई थी जबलपुर के अंदर। मोस्टली जबलपुर के अंदर ही काम चलेगा स्टार्टिंग में, बाद में मूव करेंगे हम लोग 1920 के आसपास जाके लगभग पूरी एमपी के अंदर। अब गदर पार्टी की बात करते हैं। गदर पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोहम्मद जो बरकतुल्लाह थे, जो कि भोपाल से थे, वो इसके मेंबर थे। तो अगर थोड़ा जानना, इंट्रोडक्शन लेना, देख सकते हो 1913 में बनी थी गदर पार्टी। इसका HQ सैन फ्रांसिस्को में था, रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। बरकतुल्लाह जो थे भोपाल में बॉर्न हुए थे। अब इनकी एक स्पेशल चीज़ है, जब काबुल के अंदर बनाई गई थी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इसको सपोर्ट था सेंट्रल पावर्स का। सेंट्रल पावर आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर में 2 पावर हुआ करती थी, सेंट्रल पावर, अलाइड पावर। सेंट्रल पावर थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और टर्की और बुल्गारिया, ये हमारी सेंट्रल पावर्स होती थी। तो इन्होंने इनको रिकग्निशन दे दी थी इस गवर्नमेंट एग्जाइल को, जो कि काबुल में थी।
तो ये बनी कब थी? दिसंबर 1, 1915 के अंदर। इसके अंदर इनको पीएम का पोस्ट प्राप्त थी। और हम बात करें अगर प्रेसिडेंट की, कौन प्रेसिडेंट था इस पीएम जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, तो हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे शायद। नेक्स्ट हमारा सियोनी सत्याग्रह ऑफ 1916। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोला जाता है जो मास स्ट्रगल एमपी में स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल जो स्टार्ट हुआ था हमारे फ्रीडम मूवमेंट, वो कहाँ से हुआ? तो जबलपुर कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। जब मास मूवमेंट की बात करेंगे तो हम नाम लेंगे सियोनी सत्याग्रह 1916 की, और हमने जबलपुर के अंदर होम रूल लीग की ब्रांच भी बनाई थी। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनके लीडर्स कौन है। लीडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के भी। तो प्रभाकर डुंडीराज थे, इन्होंने लेड किया था हमारा एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको पता होगा इसके अंदर एनसीएम पे तो खिलाफत मूवमेंट भी था। तो खिलाफत के जो मेन हेड थे हमारे एमपी के अंदर वो थे अब्दुल जब्बार खान, और एनसीएम के प्रभाकर डुंडीराज। अब महात्मा गांधी आ गए एमपी के अंदर, तो सबसे पहले पहुंचेंगे छिंदवाड़ा। ये हम केवल एनसीएम की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी गांधी जी 2 बार आ चुके हैं। तो इनकी 3rd विजिट थी छिंदवाड़ा के अंदर एनसीएम के दौरान, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, जो कि 6 जनवरी 1921 में हुई थी। 6 जन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1921 आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी डोनेट की गई मनी, जो तिलक स्वराज फंड है जो कि इकट्ठा किया जा रहा था उस टाइम एनसीएम के लिए, तो उसके अंदर एमपी के अंदर बहुत ज़्यादा डोनेट किया गया था। जब जबलपुर की बारी आती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गांधी जी पहुँचे अप्रैल 1921 में। उसके बाद यहाँ पर भी उनको 20,000 रुपये मिले थे तिलक स्वराज फंड के लिए। यहाँ तक कि यहाँ पर तो जो फीमेल्स थी उन्होंने अपना सोना वगैरह भी डोनेट कर दिया था। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ डिस्कस हुआ करती थी, तो इसमें एक जैसे कि लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस गिव अप कर दी कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है। नॉन कॉपरेशन का यही तो था, अगर आप नेशनल लेवल को भी लेकर चलते हो तो वहाँ भी यही चीज़ है कि आपको बायकट करना है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, लॉयर्स को भी प्रैक्टिस गिव अप कर देनी है। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें जाके एडमिशन लो, जो अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशन है स्कूल्स है उनको छोड़ दो। तो वही सब यहाँ भी चला है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है नर्मदा प्रसाद मिश्रा। ये आपके प्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक जबलपुर में मैगजीन थी, उसको एडिट किया करते थे, उसका नाम था श्री शारदा। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नरसिंहपुर। अब नरसिंहपुर के अंदर भी एक कांग्रेस ब्रांच बना दी गई जो 1920-21 में बनाई जाएगी। किस लिए बनाई जाएगी? एनसीएम प्रोग्राम को कैरी आउट करने के लिए। जो नेक्स्ट प्रोविंशियल कमेटी बनेगी वो बनेगी महाकौशल रीजन में। इनके जो हेड होंगे वो होंगे ई राघवेंद्र राव, और ये सागर वाले एरिया को भी हम महाकौशल एरिया बोलते हैं। इसके अंदर ही वही चीज़ें एनसीएम के बारे में डिस्कस करना और कैसे कुछ भी कैरी आउट करना उसके बारे में डिसीजन लेना है। फिर रतलाम कांग्रेस कमेटी बनी। इसके अंदर स्वामी ज्ञानंद थे, उनसे इंस्पायर होकर कमेटी बनाई गई थी। ये 1920 में बनाई गई थी। इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद उमरा खान, और 1931 के अंदर आते आते इसके अंदर महिला सेवा बल को भी बना दिया गया था। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि महिला सेवा बल जो है वो किस कांग्रेस कमेटी के अंदर बनी थी। तो हम बात करेंगे रतलाम कांग्रेस कमेटी की। अब झंडा सत्याग्रह की बात करेंगे। एमपी के अंदर से स्टार्ट हुआ था झंडा सत्याग्रह, स्पेशली जबलपुर के यहाँ से। तो पहला पॉइंट यही है, टुक प्लेस इन जबलपुर इन 1923। अब रीज़न क्या था इसका? आपको मेंस में भी ऐसे ही आंसर करना होगा, रीज़न क्या, रीज़न है क्या, सॉल्यूशन, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1922 में क्या हुआ था, एक कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी ये पता करने के लिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कितना अच्छे तरीके से पूरे देश में चल रहा है। तो ये जो कमेटी आई जबलपुर में 1922 में, और गोविंद भवन है उसमें आगे रुकी थी वहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर उनको कुछ दिया भी था इस कमेटी को। अब एग्जैक्टली याद नहीं क्या दिया था, कुछ तो दिया था। और जो चेयरमैन थे इस कमेटी के उस टाइम वो थे हाकिम अजमल खान, और जो मेंबर्स थे उसमें मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और सी राजगोपालचारी और कस्तूरी रंगा अय्यंगर थे। ठीक है, अय्यंगर, ये सारे लोग इस कमेटी के अंदर हुआ करते थे। आपको जो मेन नाम याद रखना है वो रखना है हाकिम अजमल खान। अब हुआ क्या, इस टाइम ट्राई कलर जो फ्लैग था हमारा तिरंगा था उसको चढ़ा दिया गया हमारे जबलपुर टाउन हॉल पर, और जो हमारा ब्रिटिश यूनियन जैक था उसको उतार दिया गया था। अब इससे हुआ क्या, जो यहाँ का ब्रिटिश ऑफिसर था उस पर बहुत प्रेशर आ गया, उसको पार्लियामेंट को में जवाब देना पड़ा कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारा ब्रिटिश यूनियन जैक को जबलपुर टाउन हॉल से उतार दिया और उनका तिरंगा ऊपर चढ़ गया, ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया इनके ऊपर। उसके बाद जब ये दोबारा आए, एक कमेटी दोबारा आई 1923 के अंदर, उस कमेटी के अंदर थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज, सी राजगोपालचारी और देवदास गांधी, ये लीडर थे उस कमेटी के। और इस टाइम भी क्या हुआ, जो कंछेदी लाल जैन थे इन्होंने परमिशन मांगी कैप कमीशन हैमिल्टन से कि हमें भी दोबारा झंडा फहराना है जबलपुर टाउन हॉल पे, हमें परमिशन दे दो। तो हुआ कि हैमिल्टन ने परमिशन को मना कर दिया। अब मना एग्जैक्टली नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि आप जो ब्रिटिश यूनियन जैक है उसको भी साथ में रखोगे, उसको नीचे नहीं उतारोगे। तो ये कंछेदी लाल जैन को पसंद नहीं था, नहीं आपका यूनियन जैक नीचे आएगा,
और हमारा तिरंगा ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के दोनों की बनी नहीं और ये बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन इसकी वजह से जो पंडित सुंदरलाल थे वो अपनी और लोगों के साथ, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनाथ दुबे, बाल मुकुंद त्रिपाठी, सुभद्रा कमल चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इनके साथ इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हमें तो जो फ्लैग है होस्ट करना है टाउन हॉल पे जब ये कमेटी आएगी। और इसी बीच प्रेमचंद जैन ने फ्लैग था उसको होस्ट कर दिया, और ये प्रेमचंद जैन दमोह से थे। जैसे ही उन्होंने ये फ्लैग होस्ट किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो ब्रिटिश थे बहुत ज्यादा नाराज हो गए, ब्रिटिश यूनियन जैक को दोबारा नीचे उतार दिया गया था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, फ्लैग को उतारा और अपने पैर के नीचे ट्रैम्पल कर दिया, मतलब उस पर पैर रख के रगड़ दिया। अब जैसे ही हुआ तो बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात हो गई, सबको बहुत बुरा लगा। तो बहुत सारी रैलियाज हुई और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए, जिनको लीड किया हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। पंडित सुंदरलाल ने लीड किया था पूरा रिवॉल्ट, तो उनको 6 महीने की जेल हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली सत्याग्रही बनी जो कि जेल गई। और फिर लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर आने लगा गवर्नमेंट पे, तो वो उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा ठीक है आप चढ़ा लो फ्लैग को, दोबारा होस्ट कर लो। और इसके बाद फिर ये जो झंडा संता कहते हैं वो नागपुर तक चला गया, क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, पूरी एक तरीके से इंडिया में ये बात पूरी फैल गई कि भाई इन लोगों ने इतना बढ़िया प्रोटेस्ट किया है, इन्होंने तिरंगा फहरा के माने हैं। तो फिर जो नेशनल लीडर थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये लोग आए, इन्होंने नागपुर में स्टार्ट किया फिर, और वहां पर से और झंडा सत्याग्रह को स्पीड अप कर दिया 1923 के अंदर ही। अब स्वराज दल ऑफ एमपी, देखिए स्वराज पार्टी आपको याद होगा, ये वही पार्टी है जब फैक्शन हुए तो 1922 के बाद जब खत्म हो गया था एनसीएम, तो गांधी जी ने के जेल में चले गए थे। फिर 2 डिवाइड हो गए थे ग्रुप इसके अंदर। एक बोलता था कि हम तो जाएंगे जो इलेक्शन होगा उसके अंदर, एक बोलता था नहीं हम नहीं जाएंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। तो स्वराज दल सेंटर में बना था और यहाँ बने थे। तो एमपी के अंदर 2 हैं, हिंदी मध्य प्रदेश स्वराज दल जिनके हेड थे ई राघवेंद्र राव 1923 में बनाए, और मराठी मध्य प्रदेश स्वराज दल जो कि BS मुंजे के अंडर बना था 1923 के अंदर। और आपको सेंटर में बात करो, CR दास उनके हेड हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते, जो सेंटर का स्वराज दल हुआ करता था, स्वराज पार्टी थी जो वो, और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी हुआ करते थे उसमें। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन एमपी की बात करेंगे। CDM स्टार्ट हो गया, अभी हमारा खत्म हो गया झंडा सत्याग्रह तक, अब सिविल CDM आ गया। तो CDM 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था इंडिया लेवल पर डांडी मार्च के थ्रू, जब साबरमती से लेकर डांडी तक गए थे। 78 कुछ मेंबर्स थे इनके साथ में, जो गांधी जी के साथ गए थे, मार्च की थी जिन्होंने। अब जो CDM जो एमपी में वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ जबलपुर से बरेला तक पहली मार्च गई थी, 21 किलोमीटर की मार्च थी वो। और लीड किसने किया था, सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। अभी यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद और दुर्गा शंकर मेहता, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जबलपुर एरिया में बहुत एक्टिव रहेंगे, और दुर्गा शंकर मेहता सिवनी में बहुत एक्टिव रहेंगे। तो इन सिवनी दुर्गा शंकर मेहता आ गए सत्याग्रह, गांधी चौक पे इन्होंने बना दिया सॉल्ट, एन भूल के यहाँ पे एन लगा लेना आप। जो ट्राइबल्स थे, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी CDM के अंदर, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया और जंगल सत्याग्रह को अंजाम दिया। और इसके अंदर एक चीज और है, CDM के टाइम सिवनी जो जेल है, इसमें सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारका प्रसाद, इन सबको डाल दिया गया था अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, किस जेल में ये सभी आए थे, सिवनी जेल में आए थे। जंगल सत्याग्रह की बात करेंगे तो पहले जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जंगल सत्याग्रह करना पड़ा। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सारे के सारे जंगल अपने के अंदर ले लिए थे, और फिर उन पर टैक्स लगा दिया था। अगर उनको कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेना तो भी टैक्स लगेगा, लकड़ी लेने तो भी टैक्स लगेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। अगर आप चराने जा रहे हो अपने गाय भैंस को तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता था। इतनी ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिए थे जिससे कि पेड़ ना कटें। और उनका तो मेन तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पेड़ से मतलब नहीं था, उनको मतलब था टीक से, जिसके थ्रू फर्नीचर बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो वो सभी चीज़ें आ जाती थी। अब ट्राइबल्स ने क्या किया, वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया फॉरेस्ट लॉस को, मतलब अंदर चले जाते थे बिना टैक्स के पास, मतलब अपने गाय भैंस को चरा लेते थे, वहाँ से वुड ले आते थे चोरी चोरी रात को छुपे हुए। तो ये सारी चीज़ ट्राइबल्स करने लगे। फिर धीरे धीरे ओपनली होने लगा जंगल सत्याग्रह CDM के टाइम। अब जो आइडिया की बात करें हम जंगल सत्याग्रह की, तो सबसे पहले द्वारका प्रसाद मिश्र ने, ये एक्टिव थे जबलपुर के अंदर। तो जब जबलपुर के अंदर एक्टिव थे तो उन्होंने प्लान किया था कि जबलपुर में ही करेंगे सबसे पहले, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। तो वो जो स्टार्ट हुआ सिवनी से ही स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट जंगल सत्याग्रह की बात करें तो 1930 में हुआ। इसकी लीडरशिप कहाँ थी, दुर्गा शंकर मेहता, टूरिया फॉरेस्ट सिवनी। देखिए सिवनी आएगा, दुर्गा शंकर मेहता आएंगे हमेशा, और टूरिया फॉरेस्ट कहाँ पर है, सिवनी के अंदर है। इसके अंदर क्या किया इन लोगों ने, घास काटी और जो वुड थी गवर्नमेंट फॉरेस्ट से वो काट दिए। यही तरीका था जंगल सत्याग्रह को करने का। जाओ अपने जानवरों को चराओ, वहाँ पे घास काटो, अगर लकड़ी है तो उसको भी काटो गवर्नमेंट फॉरेस्ट से। ये सारे काम करते थे जंगल सत्याग्रह के अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ, फिर ये पुलिस इंस्पेक्टर सदरुद्दीन और रेंजर मेहता
नाम अगर आपको याद रखने याद रख लेना, नहीं रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, जब ये चीज़ हुई तो यहाँ पर पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। जब पुलिस ने ओपन फायर किया तो इसमें 4 लोग मर गए, गुड्डो भाई, रैना भाई, बीमा भरत, विरजूगुन। ये भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि इनोसेंट ट्राइबल्स की डेथ हो गई ओपन फायर में। नाम याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो मत करो याद, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब क्या सेकंड जंगल सत्याग्रह, पहला तो हो गया, अब दूसरा दोबारा हुआ, ये हुआ घोड़ा डोंगरी में। जब घोड़ा डोंगरी कहाँ आती है, हमारी बैतूल में। अब यहाँ पर आएंगे हमारे गंजन सिंह कोरको ऑफ बंजारी दल, इनकी लीडरशिप के अंदर ये सेकंड जंगल सत्याग्रह हुआ था घोड़ा डोंगरी में। अब इसी के ऊपर जब गंजन सिंह कोरकू ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया था तो 500 रुपये का उन्होंने रिवॉर्ड रखा था, 500 रुपये का। 500 रुपये उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो ये मत समझ रहा 500 रुपये में तो कुछ होगा नहीं। जो ट्राइबल्स थे उनके अंदर वो इनकी एक पिकुलियर चीज़ थी कि ब्लैंकेट अपने शोल्डर पर डाल के आते थे और लाठी लेके आते थे, और मोस्टली ये नॉन वायलेंट ही थे क्योंकि गांधी जी का इन्फ्लुएंस था। देखिए उस टाइम तो जितना कुछ भी होता था पूरे देश में गांधी जी के नाम पर ही होता था। गांधी जी अगर कहीं वायलेंस भी रहता तो भी गांधी जी के नाम पे होता था कि वो गांधी जी का आदेश आया है, उन्होंने कहा है। अगर उनको जीत मिल जाती थी तो बोलते थे भगवान गांधी जी की वजह से जीत मिली है। तो ये गांधी जी का ही सब कुछ चलता था उस टाइम। तो पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, इसमें भी पुलिस सब में ओपन फायर करेगी और सब में कुछ ना कोई मरेगा, कुछ ट्राइबल्स मरेंगे, वो होना ही है। और बंजारी सिंह कोरकू एक और नाम याद रख सकते हो आप, जो कि रिलेटेड है घोड़ा डोंगरी बैतूल के जंगल सत्याग्रह से, और एक अनदर लीडर हुआ करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वानर सेना और दुर्गा सेना बना दी गई थी हमारे सागर टेरिटरी में इसी जंगल सत्याग्रह के दौरान। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है प्री के पर्सपेक्टिव से भी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब ये तो हमारे कुछ टोटल जो हमने एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम पढ़े, क्यूआईएम तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, एनसीएम, सीडीएम तक ये कवर हो गए। अब कुछ इस बीच में जो इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में जानते हैं हम लोग। सीडीएम चल रहा है 1930 से 31 में, जैसे जनवरी 14 1931, हमेशा मकर संक्रांति रहती है इस टाइम। अब जैसे 31 में की बात है तो इस टाइम सीडीएम फुल फोर्स में था। लोग सोच रहे थे हम किस तरीके से इसको मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो उस चीज़ पर हमेशा मीटिंग्स होती थी, बात होती थी कि हमें अब बॉयकट करना है फॉरेन गुड्स का, अब हमें टैक्स को पेमेंट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें बातें होती थी वहाँ पर। तो इसके अंदर क्या हुआ, चरण पादुका में 14 जनवरी 1931 में सेम चीज़ के लिए इकट्ठे हुए कि इनको कैसे बॉयकट करना फॉरेन गुड का, किस चीज़ में आग लगानी है, कहाँ पिकेटिंग करनी है, कहाँ पेमेंट ऑफ टैक्स। आग मेरा मतलब है कि किसी बिल्डिंग वगैरह में आग नहीं, जैसे मान लो फेल्ट कैप्स होती थी, जो टोपियाँ होती थी उनमें रख के उनमें आग लगा दी अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए, वो चीज़ की आग। तो एक मीटिंग हुई चरण पादुका विलेज में, जो कि उर्मिल रिवर की बैंक पे है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये 3 जो फैक्ट हैं ये प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो चरण पादुका मैसेकर हुआ वो छतरपुर में था, उर्मिल रिवर के बैंक पर था, और लीडर थे उनके सरजू दुआ, इनके अंडर लीडरशिप ये हमारी मीटिंग हो रही थी। इसके अंदर डिस्कस हुआ इस बारे में। अब जब ये डिस्कस हो रहा था इसी टाइम आया था कर्नल फिशर, और ये ऑर्डर दे देता है ओपन फायर करने का इन सभी लोगों को। इसके अंदर 6 लोग मर जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सेठ सुंदरदास। इनको आप याद कर सकते हो, एक नाम इंपॉर्टेंट है आपका, सेठ सुंदरदास। सरजू दुआ की बात करें तो उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 4 साल की, और 20 लोगों को 3 साल की हो जाती है। अब इस डे को ब्लैक डे इन द हिस्ट्री कहा जाता है, और जलियांवाला मैसेकर ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए 2 हैं, एक जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ मध्य प्रदेश, एक है जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ भोपाल। इन दोनों में आपको डिफरेंस करना है, उसके बारे में अभी जानेंगे हम। जो जलियांवाला बाग ऑफ मैसेकर ऑफ भोपाल है उसके बारे में, उसमें हमारे जो नवाब है भोपाल के हमीदुल्ला वो आएंगे। अब इसके थ्रू क्या हुआ, देखिए जो एरिया है बुंदेलखंड वाला एरिया छतरपुर का, क्योंकि जब इतना बड़ा कोई इंसिडेंट होता है तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा था। अब वो गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ ही था, अब उनको मारना है तो बदले की भावना तो आएगी ना। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए बुंदेलखंड कांग्रेस कमेटी बनाई गई, उसके अंदर रामसाई तिवारी को प्रेसिडेंट बनाया गया और एक नई दिशा दी गई उस गुस्से को। फिर हमारा पंजाब मेल इंसिडेंट 1931 में 23 जुलाई और 24 जुलाई 1931 के बीच वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव, इन तीनों ने मिलकर मार दिया जनरल हैक्सल को, जो कि पंजाब मेल ट्रेन से जा रहे थे खंडवा रेलवे स्टेशन पे। तो इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किस स्टेशन पे? खंडवा पे। डेट 23-24-1931, यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राव, ठीक है। फिर उनको ट्राई किया गया खंडवा कोर्ट में 10 अगस्त 1931 में। 11 दिसंबर को इनको फांसी दे दी गई, दलपत राव को कालापानी जेल भेज दिया गया। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं जो बनी थी इस बीच में। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में 1934 एडी की बात करें हम लोग, प्रजामंडल बनाते हैं यहाँ पर। प्रजामंडल ने हेल्प की थी मूवमेंट की, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हो गए, लिकर बैन हो गया, हरिजन इमेंसिपेशन हो गया, इन सब में काम किया था प्रजामंडल ने। इस टाइम जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया था जितने ब्रिटिशर्स थे, तो उसके लिए उनको इम्प्रिजमेंट दी, उनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और टॉर्चर किया गया उनका। उसी साल 1934 के अंदर अंजुमन खुद्दम ए वतन मौलाना तरजी मशरकी खान और साकिर अली खान के अंदर
और भोपाल राज हिंदू समाजी जो कि लीडर थे जिनके मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंथाल, डॉक्टर जमुना प्रसाद पंडित, कितना ज़रूरी नहीं है, आपको एक दो नाम याद कर लेना। वैसे आपको ये याद करना ज़रूरी है कि अंजुमन खुद्दम वतन और भोपाल राज्य हिंदू सभा, ये दो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1934 AD के आसपास। सी बोलो AD बोल रहे हो, सब चलता है। अब सोहल मैसेकर की बात करते हैं, 1938 में हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर 5 मार्कर में डायरेक्टली। तो ये 19 जुलाई 1938 में हुआ था हिनौता विलेज सोहावल में। जो सोहावल है आज का जो प्रेजेंट सतना स्टेट डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात चल रही है। इसमें क्या हुआ था, एक जनरल मीटिंग चल रही थी, लीडर थे हमारे लाल बुद्धा प्रताप सिंह, इनको आना था इस मीटिंग के अंदर, लेकिन इस मीटिंग में आ पाते उससे पहले ही लाल बुद्धा प्रताप, रामसराय गौतम, मांदिर पांडे, इन तीनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई मजन विलेज के आसपास ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये मजन विलेज में इनको गोली पड़ी थी, तो इसको हम जानते हैं मजन फायरिंग इंसिडेंट के नाम से भी। त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो जाती है क्योंकि इसके अंदर इलेक्शन हुआ था हमारे सुभाष चंद्र बोस का, और ये आज के त्रिपुरी विलेज जो कि जबलपुर में है, तेवर विलेज है जो प्रेजेंट है, उसमें हुई थी ये हमारी त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस। पत्ताभी सितरमैया हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से। जब ये हारे तो गांधी जी ने बोला जो पत्ताभी सितरमैया की जो हार है वो मेरी हार है। तो ये देखिए गांधी जी का हमेशा इसे काम रहा था। ये डेमोक्रेसी का तो सीन था ही नहीं गांधी जी के अंडर। आप कोई भी देख लीजिए, जब बात हुई थी नेहरू और पटेल के बीच में, पटेल जी के बीच में जब इलेक्शन हुआ था वहां भी पटेल जी क्लियर जीते थे, लेकिन गांधी जी ने बनाया कि उसको नेहरू जी को पीएम बनाया। तो जब ऐसा हुआ, गांधी जी ने बोला कि सीताराम डिफीट मेरी डिफीट है, तो ये त्रिपुरी क्राइसिस हो गई। तो फ्रिक्शन पैदा हुआ, तो फिर बोस ने रिजाइन कर दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा बोस की लाइफ पर, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी, क्योंकि यहाँ से बोस ने छोड़ी कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसके बाद वो जर्मनी गए, फिर सिंगापुर गए, फिर जापान गए, फिर वहाँ पर उन्होंने आईएनए बनाई, उसको लीड किया, फिर इंडिया के अंदर आए उस आईएनए को लेके। तो एक डिफाइनिंग मूवमेंट था उनकी लाइफ का ये त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 की बात करते हैं। नेशनल लेवल हमको पता है विनोबा भावे पहले थे। अगर हम एमपी लेवल की बात करें तो जो सेठ गोविंद दास थे ऑफ जबलपुर, वो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे एमपी के। अब अक्टूबर नवंबर में नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे जबलपुर, और उन्होंने बोला था कि इंडियंस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट है और वॉर के अगेंस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर बिना कांग्रेस की सहमति के ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया था वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो उसके अगेंस्ट ही ये सब स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने इन्वॉल्व कर लिया था इंडियंस को, और गांधी जी और नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि हम डायरेक्टली अटैक करें ब्रिटिशर्स पे, कोई प्रोटेस्ट करें जिनसे कि उनकी फोर्स डिवाइड हो। तो उन्होंने फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह को तवज्जो दी कि हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही माहौल बनाएंगे 1940 के अंदर। तो एमपी में सेठ गोविंद दास आ गए जबलपुर के, जो पहले बने। फिर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी किया जबलपुर के अंदर। रुद्र प्रताप सिंह जो नरसिंहपुर थे, इन्होंने नरसिंहपुर में किया। इनको 1940 में अरेस्ट कर लिया गया था, फिर 1943 में अरेस्ट किया, इनकी डेथ हो गई 1945 प्रिजन के अंदर ही। और प्रतिमा ये पहली फीमेल इंडिविजुअल सत्याग्रही थी एमपी की, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट एमपी के अंदर। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो 8 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हुआ था। गोवलिया टैंक बॉम्बे से डू और डाई की मैसेज दिया था गांधी जी ने। अब एमपी में जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ विदिशा से। अब ऐसे याद कर सकते हो आप कि विदिशा में विदेश की बात करते हैं तो विदेश भाग जाओ, जो विदेशी हो तुम भाग जाओ यहाँ से। क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, तो आप याद कर सकते हो विदिशा से स्टार्ट हुआ था एमपी के अंदर। और फिर जो उसके लीडर हुआ करते हैं, देखिए वही लोग आएंगे जबलपुर में जो मेन है, ठीक है। द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, विनोबा भावे, कालेलकर, ये सारे आएंगे। इनको फिर अरेस्ट भी, देखो QIM में आपको याद होगा इन्होंने 8 तारीख को प्रोक्लेमेशन दिया, मैसेज दिया, और 9 को इनको सबको जेल में धर लिया था, जेल में डाल दिया था। तो उनमें हमारे जो मेन लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे सेंट्रल प्रोविंसेस के, उनको भी डाल दिया था, जिसमें DP मिश्रा थे, सेठ गोविंद दास, सबको अरेस्ट कर लिया था। कालेलकर ने बहुत बढ़िया स्पीच दी थी, ठीक है। एक पॉइंट हो जाता है एक्स्ट्रा लिखने के लिए आपके पास। अब जो रतलाम है वो एक अंडरग्राउंड एरिया था हमारा, जहाँ से इस जो मूवमेंट को चलाया जा रहा था। यहाँ सीक्रेट मैनर में यहाँ से लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही थी। मालवा रीजन में जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो इंदिरा नारायण पुरानिक, मालिनी सरवटे, इंदू पटकर, जवाहरलाल झंझरिया, और इनको भी अरेस्ट कर लिया QIM के द्वारा। लाल पद्माधर सिंह ऑफ सतना, इनको मर्डर मिल गई थी पुलिस फायरिंग के अंदर। ये नाम याद करना आपको प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर QIM में लिखना आता है तो आप अलग अलग इनको सबको आप लिखोगे। लाल पद्माधर सिंह ऑफ सतना, मालवा रीजन में एक नाम याद करें, मालिनी सरवटे, थोड़ा ईजी है याद करना, आप याद करें। इंदू पटकर भी याद कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। अब घोड़ा डंगरी बैतूल, ये इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जंगल सत्याग्रह, वहाँ भी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ भी QIM में भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सेंसिटिव सिचुएशन बनी रहती थी। कभी राइट हो रहे हैं यहाँ पर, कभी पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाई जा रही है, गवर्नमेंट रिकॉर्डों को जलाया जा रहा है, ये सब चलता रहता था। इसके जो लीडर थे वो थे विरसा गोंड और जिर्रा गोंड। अब 19 अगस्त 1942 में ट्राइबल्स आए, इकट्ठे हुए, इन्होंने
एक लोकल टिम्बर डिपो थी, मतलब जहाँ पर काट के लेके आते हैं ना अंग्रेज और रखते हैं लकड़ियों को, वहाँ पर उन्होंने आग लगा दी उसमें, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी जला दी। और जो कितनी देखिए कम्युनिकेशन लाइन तो टूटे ही, कम्युनिकेशन लाइन कौन सी है, जैसे टेलीग्राफ लाइन हो गई आपकी, रेलवे लाइन हो गई, इन सबको तोड़ दिया। जो रेलवे लाइन थी उनको तो उखाड़ ही दिया था इन लोगों ने, क्योंकि हमेशा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि हमेशा टारगेट यही रहता है किसी फ्रीडम मूवमेंट का कि जो कम्युनिकेशन है उसको तोड़ा जाए, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स की रीइंफोर्समेंट है वो ना आ पाए। होना वही था, पुलिस ओपन फायर करेगी, इसमें विरसा गुंड मर जाएंगे और बाद में जो प्रोटेस्टर हैं उनको पकड़ लेंगे और टॉर्चर करेंगे। वही होगा जो होता आया, हमेशा अंग्रेज करते आए हैं। लेटर INC लॉन्च फॉर्मल इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट दिस वायलेंट इंसिडेंट। उससे हुआ क्या? अब इसके अंदर कुछ और इंसिडेंट हुए थे MP के जो स्पेसिफिक है क्विट इंडिया में, जैसे चिचली इंसिडेंट हुआ, ये 23 अगस्त 1942 में हुआ। चिचली विलेज गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है। अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया, बिना बताए कर लिया था ना कि उनको छोड़ दो, तो कुछ छोड़ा तो नहीं, इन पर भी पुलिस ने फायर कर दिया। उसमें मनसाराम गोराबाई मर गए। आपको नाम जितने हो सके उतने याद कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। चिचली इंसिडेंट हुआ कब था और किस जगह हुआ था और क्यों हुआ था? 23 अगस्त 1942 गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, और अरेस्ट ऑफ लोकल लीडर्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। फिर आता हमारा इंदौर सराफा ट्रेजेडी, ये हुई 6 सितंबर 1942 में। इसके अंदर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद ओपन फायर किया। ओपन फायर इसलिए किया उन लोगों ने क्योंकि जब लाठीचार्ज हुआ लोग भागे नहीं वहाँ से, उनकी जो स्पिरिट थी वो तोड़ नहीं सके ये लोग, तो मार दिया उन्होंने। मगन लाल ओसवाल को मार दिया, काफ़ी लोग इंजर कर दिए। एक इंसिडेंट और हुआ फिर मंडलेश्वर जेल ब्रेक 2 अक्टूबर 1942 को। 2 अक्टूबर देखिए गांधी जयंती है। अब QIA में काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया था, लेकिन गांधी जयंती की बात आती है, गांधी जी के बर्थडे की बात आती है, सबको सेलिब्रेट करना था बर्थडे, तो उन्होंने बोला जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे कि आप जेल का दरवाज़ा खोल दीजिए, हमको बाहर जाने दीजिए, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे। मना कर दिया जो जेल वाले बंदे थे कि नहीं हम तो नहीं खोलेंगे। इस बात पर गुस्सा के लोगों को उन्होंने गेट तोड़ दिया उसका, और लोग बाहर भाग गए। बाहर जाकर उन्होंने काफ़ी सारी स्पीचेस भी दी लोगों के बीच में, लेकिन उनको दोबारा पकड़ लिया गया और दोबारा डाल दिया गया जेल में वहीं की वहीं। लेकिन जो काम था वो तो कर ही दिया था उन्होंने, स्पीच वाला काम। वो तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और कोई क्रिमिनल तो थे नहीं। इसके अंदर 2 नाम इंपॉर्टेंट हो, चतुर्भुज और राम प्रसाद आज़ाद। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस जेल को ब्रेक करने के लिए। फिर आते हम रीवा राइस मूवमेंट में। ये फेब 1947 में था। अब जो इलीगल कलेक्शन ऑफ टैक्स हो रहा था, रीवा राइस जो राइस में जो इलीगल टैक्स लगा दिया गया था, सरचार्ज वगैरह लगा के ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मास मूवमेंट कर दिया। बडवार विलेज था रीवा के अंदर। 28 फेब 1947 के आसपास बडवार विलेज के अंदर जो सोल्जर थे रीवा आर्मी के, उन्होंने भी ओपन फायर कर दिया। इसके अंदर त्रिभुवन तिवारी की मौत हो गई, मतलब मार्टर हो गए वो। और फिर जो होली के दिन रीवा के अंदर एक गाँव है शिवराजपुर, वहाँ पर भैरव प्रसाद उर्मालिया करते थे, उन्होंने भी अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर ही दिया। अब देखिए थोड़ा भोपाल स्टेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नवाब हमीदुल्ला थे और ये प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था, तो वहाँ पर प्रजामंडल भी होगा। देखिए प्रजामंडल के बारे में हम बात करें तो प्रजामंडल उस जगह बनाई जाती थी जिस जगह प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ की प्रजा के थोड़ी हेल्प करने के लिए, सोशल मूवमेंट चलाने के लिए, फ्रीडम के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रजामंडल बना करते थे। भोपाल की स्पेसिफिक बात करें तो 1922 AD में सबसे पहले सीहोर पुलिस स्टेशन के आगे होलिका बनाई गई फॉरेन फेल्ट कैप। जो अंग्रेज पहनते थे ना कैप, उनकी कैप, ये CAP नहीं सॉरी CAP होगा कैप, उसको जला दिया गया था। फॉरेन कैप को जला दिया गया था, इकट्ठे करके उनमें आग लगा दी गई थी। एक कैप में से हटा देते हैं। अब भोपाल राज्य प्रजामंडल बनेगा 1938 के अंदर। यहाँ पर इसके जो हेड होंगे मौलाना तरजी मशरकी, इनको सदर बना दिया गया था। चतुर नारायण मालविया, इनको मिनिस्टर बना दिया गया था। अंजुमन वाले के भी हेड थे ना ये। दे प्रेजेंटेड द प्रपोजल रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ सिविल लिबर्टी कि भाई देखो प्रजामंडल का काम ये सिविल लिबर्टी देनी है, तो उन्होंने प्रपोजल दिया था कि जो सिविल लिबर्टी है 2 लोगों को, और फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट करनी है इनको INC के, जो कि स्कूल बनाना हो गया, खादी का यूज़ करना हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री को इनकरेज करना और फाइट करना अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें प्रजामंडल के अंदर आ जाएंगी, चाहे कोई प्रजामंडल हो, ये हर एक प्रजामंडल का काम है। अब जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ भोपाल, ये भी वही होगा 14 जनवरी 1949 में। वो 1931 में था हमारा चरण पादुका, और ये वाला भोपाल वाला 1949, दोनों सेम डे। 14 जैन मकर संक्रांति। इसके अंदर लोकल थे बोरस विलेज रायसेन के, इन्होंने कोशिश की कि भाई हमें ट्राई कलर, हमने तिरंगा फहराना है। तो इस चक्कर में जो नवाब की आर्मी थी हमीदुल्ला खान की, जो को लीड कर रहे थे जाफ़र अली खान,
इनके साथ लोगों की थोड़ी टकराव हो जाता है। बोलते हैं कि हम लोग ट्राई को फहराएंगे, बोलते हैं नहीं नहीं, कैसे कैसे फैला रहोगे। देखिए क्या है ना, भोपाल अभी तक पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुआ था। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो शायद अप्रैल में हुआ था, 1949 में जाके हुआ। तब तक ये अभी मिले नहीं थे हमारे देश के साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं हुआ था। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। प्रजामंडल के लोग जो थे, प्रजामंडल का ही काम था, वहाँ के लोकल आए थे, लेकिन जो मोबिलाइज किया था वो प्रजामंडल ने किया था इन लोगों को। तो जो आर्मी ऑफ नवाब थी अहमदुल्ला खान की, जाफर अली खान के अंदर, उन्होंने उन पर भी ओपन फायर कर दिया। इस ओपन फायर में बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह मारे गए। और इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ भोपाल। 3 बार हम बोल चुके हैं सेम चीज़। तो हमारे यहाँ पे खत्म होता है पूरा फ्रीडम मूवमेंट। होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कुछ रहता है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टॉपिक के अंदर, तो पक्का आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, वैसे जिससे कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टडी हार्ड।